गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र कुमार डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिलियन कक्षा 12 बिलियन चैप्टर के अंतर्गत आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन के बारे में डिस्कस करेंगे। आदर्श बिलियन क्या होते हैं, अनादर्श बिलियन क्या होते हैं, इन बिलियनों को समझने के लिए सबसे पहले हम राउल्ट्स के नियम पर बात करेंगे। राउल्ट्स ने वाष्पशील पदार्थों के लिए तथा आवासशील पदार्थों के बिलियनों के लिए अलग अलग नियम प्रस्तुत दिए हैं। हम जानते हैं कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो बिलियन का बाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे हम बाष्प दाब अवनमन कहते हैं। बाष्प दाब अवनमन जो होता है P0 माइनस PS। P0 शुद्ध विलायक का बाष्प दाब होता है और PS जो होता है वो बिलियन का बाष्प दाब होता है। जैसे जल है, अगर जल में हम कोई आवासशील पदार्थ सपोज कीजिए यूरिया घोल दें या ग्लूकोज घोल दें तो बिलियन का जो बाष्प दाब है वो कम हो जाता है। अगर शुद्ध विलायक के बाष्प दाब और बिलियन के बाष्प दाब के अवनमन को हम शुद्ध विलायक के बाष्प दाब और बिलियन के बाष्प दाब के अंतर को बाष्प दाब अवनमन कहते हैं, जिसे हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। यदि हम इसे शुद्ध विलायक के बाष्प दाब से भाग कर दें तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसी भी आवासशील पदार्थ को जब किसी भी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो बिलियन के बाष्प दाब में कमी आ जाती है। बाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के बाष्प दाब के अनुपात को बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, जो विलय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। विलय के मोल फ्रैक्शन काई के बराबर होता है और मोल फ्रैक्शन जो होता है वो N/N + N होता है। ये राउल्ट्स का नियम है आवासशील पदार्थों के लिए। अब एक राउल्ट्स का नियम है वाष्पशील पदार्थों के लिए। अगर किसी भी शुद्ध विलायक में अगर कोई वाष्पशील पदार्थ घोलें, अगर प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है और इस प्योर सॉल्वेंट में यदि हम कोई वाष्पशील वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करें, वोलेटाइल सब्सटेंस, तो जो सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन का जो बाष्प दाब होगा, सपोज कीजिए एक PA एक सॉल्यूशन है तो इसका जो बाष्प दाब होगा इसके शुद्ध अवस्था में मोल फ्रैक्शन के अर्थात काई के समानुपाती होगा। इसी प्रकार से PA इजिकल टू हो जाएगा P0A काई A। B के लिए PB0 और काई B। यदि हम सॉल्यूशन का या टोटल प्रेशर की बात करें तो बराबर हो जाएगा PA + PB और इसके लिए PA0 काई A + PB0 काई B, ये हो जाता है PT। किसी भी बिलियन का जो कुल बाष्प दाब होता है वो विलय और विलायक या बिलियन के जो घटक होते हैं
उनकी शुद्ध अवस्था के बाद दाब और उनके मोल फ्रैक्शन अर्थात मोल प्रभाज्य के योग के बराबर होता है। ये राउल्ट्स का नियम है वाष्पशील पदार्थों के लिए। अब हम जो बात करते हैं वो राउल्ट्स के नियम की बात करते हैं। तो राउल्ट्स का नियम कहते हैं कि जब किसी भी विलायक में, हम आदर्श विलयन की बात कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन ऐसे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं या ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अभी हमने राउल्ट के नियम पर बात करी है। राउल्ट ने आवासशील पदार्थों के लिए तथा वाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए दो नियम प्रस्तुत किए हैं। वाष्पशील पदार्थों का जो विलयन का जो बाजदाब था वो PT = था P0 A Chi A प्लस PV0 Chi। तो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं ऐसे सॉल्यूशन होते हैं या ऐसे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं और ताप पर राउल्ट के नियम का पूर्ण पालन करते हैं। और राउल्ट के नियम का पूर्ण पालन करने का मतलब कि जो PT होता है बराबर होता है P0 A Chi A प्लस PV0 Chi B। यह हम देखें, ये हमारा एक सॉल्वेंट, सपोज कीजिए सॉल्वेंट को हमने B मान लिया, इसमें कोई सॉल्यूट को सपोज कीजिए A मान लिया, ये एक पात्र में, एक कंटेनर में हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, सपोज कीजिए B मान लिया, और उसमें सॉल्यूट मिला लिया, सॉल्यूट को हमने A मान लिया। जैसे हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इनसे सॉल्यूशन तैयार होगा। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जो होगा वो AB होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, जो आदर्श विलयन होते हैं, वो ऐसे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट्स के नियम का पूर्ण पालन करते हैं। अब आदर्श विलयन के लिए परिस्थितियाँ, क्या क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए? तो आदर्श विलयन के लिए 3 परिस्थितियाँ जो हैं मुख्य होनी चाहिए। क्या? ΔH मिक्सिंग = 0। ΔH मिक्सिंग का मतलब है कि जब किसी भी विलायक में किसी भी विलय को यदि मिलाएं, विलायक में किसी भी विलायक में अगर किसी भी विलय को अगर मिलाएं तो उससे जो विलयन बने तो उसमें एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए ना ही ऊष्मा का अवशोषण होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो 0 होनी चाहिए। इसी प्रकार से ΔV मिक्सिंग = 0, अर्थात कि जब किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूट को अगर मिलाएं या किसी भी सॉल्यूशन के घटक कणों को यदि मिलाएं या विलय और विलायक को मिलाएं तो उनसे जो विलयन का निर्माण होगा तो उसमें एंथैल्पी परिवर्तन मतलब जो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो उसमें कोई चेंज नहीं होने चाहिए, जिसे हम ये सेकंड कंडीशन कहलाती है आइडियल सॉल्यूशन की। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है कि A तीसरी कंडीशन में कि जो विलयन है, विलयन का मतलब विलयन में कौन कौन है? सॉल्यूट है और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के यदि सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के दोनों के अणुओं के मध्य जो अंतर आयनिक आकर्षण लग रहा है उसके अगर बराबर होगा तो वो राउल्ट्स के नियम का पालन करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करेगा। तो 3 हमने देखा कि जो आदर्श विलयन होते हैं, आदर्श विलयन जो होते हैं ऐसे विलयन होते हैं
जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट्स के नियम का पूर्ण पालन करते हैं। और राउल्ट्स के नियम का पूर्ण पालन करने के लिए 3 परिस्थितियां मुख्य होती हैं, जिनमें से नंबर 1 होता है डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी कि जब किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं या किसी भी विलयन के घटक कणों को आपस में मिलाते हैं तो टोटल एंथैल्पी परिवर्तन अर्थात ऊष्मा का ना तो उत्सर्जन होना चाहिए न ऊष्मा का अपशोषण होना चाहिए। इसी प्रकार से जब डेल्टा बी मिक्सिंग इजिकल टू 0, सेकेंड पॉइंट्स होता है, ये फर्स्ट पॉइंट्स और ये सेकेंड पॉइंट्स होता है डेल्टा बी मिक्सिंग, कि जब किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूट को ऐड करते हैं जो टोटल वॉल्यूम है वो 0 होना चाहिए। क्या मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन आना चाहिए। जैसे 1 लीटर सॉल्वेंट ले लिया, 1 लीटर सॉल्यूट और 1 लीटर मिलकर के 2 लीटर अगर बन गया तो इसका मतलब है डेल्टा वी इजिकल टू 0 डेल्टा वी इजिकल टू 2 लीटर हो गई। 1 + 1 1 लीटर प्लस 1 लीटर इजिकल टू कितना हो गया 2 लीटर। तो तीसरी कंडीशन कि अगर किसी भी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट को ऐड करें तो जो सॉल्यूशन बनेगा तो किसी भी विलयन के घटक कण का मतलब ए और बी का अंतरानिक आकर्षण जो होता है वो विलय के और विलायक के घटक कणों के आकर्षण के बराबर होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति लागू नहीं होती है तो ऐसे विलयन जो होते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब अनादर्श विलयन पे हम बात करते हैं। अनादर्श विलयन क्या होते हैं? तो इससे पहले अनादर्श विलयन से पहले आदर्श विलयन के लिए एक हम आपको ग्राफ दिखाते हैं। तो जी रोकिए एक मिनट। आदर्श विलयन के लिए तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो किसी भी विलयन का जो कुल बाष्प होता है वो विलय और विलायक के बाष्प और उसके मोल फ्रैक्शन के योग के बराबर होता है। अब इसी को हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे। ये बाष्प से पीए, ये पीवी। हम जानते हैं कि पीए इजिकल टू होता है पी नॉट ए का ए, अर्थात पी ए समानुपाती होता है काई ए की। प्रारंभ में x काई ए 0, तो जैसे जैसे काई ए की मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे काई ए की अर्थात जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी विलयन में जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जैसे बढ़ती चली जा रही है वैसे बाष्प जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से बी विलयन के लिए यानी दूसरे विलयन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे इनिशियल में यानी कि काई ए इजिकल टू 0, जैसे जैसे मोल की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे मोलों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बाष्प भी बढ़ता चला जाता है। तो ये ए यानी कि जो ए सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है उसका बाष्प, ये दूसरे का यानी किसी भी विलयन के 2 घटक हैं पी ए और पी वी, उनके जो शुद्ध अवस्था में बाष्प और मोल प्रवाह का गुणनफल का जो योग होता है वो कुल बाष्प के विलयन के कुल बाष्प के योग के बराबर होता है। यदि ये बाष्प का योग इनसे कम या अधिक आ जाए तो इसमें 2 परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। 2 परिस्थितियां कौन कौन सी आ सकती हैं? एक परिस्थिति हमारे सामने आ सकती है पीटी पीए प्लस पीवी, पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति आ सकती है कि पीटी पीए प्लस पीवी। 2 परिस्थितियां कि विलयन का जो बाष्प होता है वो घटक कणों के बाष्प से ज़्यादा हो, और यदि किसी भी विलयन का जो बाष्प है वो उसके घटक कणों के बाष्प से कम हो। यदि ऐसी परिस्थिति आ रही है कि अगर विलयन का जो बाष्प होता है वो घटक कणों के बाष्प से ज़्यादा होता है तो इसे हम पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ कहते हैं। पॉजिटिव डेविएशन
अर्थात धनात्मक विचलन। यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो इसको हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो इससे हमें दो चीज़ें हमें पता चलती हैं कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो सभी सांद्रताओं तथा ताप पर राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इसके लिए जो परिस्थितियां होती हैं, इसके लिए क्या परिस्थितियां होती हैं कि डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल 0, पहली दूसरी बात डेल्टा B मिक्सिंग इज नॉट इक्वल 0 और AB इज नॉट AA प्लस BB। दोबारा से समझिए कि डेल्टा H मिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जब किसी सॉल्यूट विलय और विलय या विलायक के कणों को मिलाते हैं तो एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है उसका मान या तो पॉजिटिव होगा या उसका मान नेगेटिव होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। इसी प्रकार से डेल्टा B मिक्सिंग जो होती है वो कभी भी इक्वल नहीं होगी, या तो वो उससे ज़्यादा होगी या फिर उससे कम होगी। इसी प्रकार से किसी भी विलयन के जो घटक कण होते हैं अर्थात विलय और विलायक जो होता है उसके कणों के मध्य आकर्षण जो होता है वो विलय और विलायक के कणों के आकर्षण के या तो उससे ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। अगर यहाँ पर अब हमें दो परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं, दो परिस्थितियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक परिस्थिति कि जब पहली परिस्थिति, दो परिस्थितियां निकलती हैं AB A प्लस BB। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें देख रहे हैं कि किसी भी विलयन का मतलब जो विलय और विलायक है उनके कणों के बीच जो अट्रैक्शन है वो विलय और विलायक के कणों के अट्रैक्शन की अपेक्षा कम है। इस कंडीशन में किसी भी विलयन के जो घटक कण हैं अर्थात विलय और विलायक के मध्य जो अट्रैक्शन होता है वो विलय और विलायक ये होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अर्थात सॉल्वेंट पार्टिकल के मध्य जो अट्रैक्शन है वो विलयन का जो घटक कणों का अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा। इससे जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसकी जो वाष्पें हैं वो कम बनेंगी, और जब वाष्पें कम बनेंगी अर्थात तो फिर वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और यदि किसी भी विलयन के घटक कणों के विलयन के जो घटक कण हैं उनके मध्य अट्रैक्शन जो होता है वो विलय और विलायक के अट्रैक्शन के अपेक्षा कम है तो उसकी वाष्पें ज़्यादा बनती हैं, और जब ज़्यादा बनती हैं तो इसका अर्थ होता है कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, जिसे हम धनात्मक विचलन कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो दो तरह का हमारे पास कंडीशन आई, एक नेगेटिव डेविएशन और एक पॉजिटिव डेविएशन। अब इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये यदि राउल्ट का नियम है आदर्श विलयन है तो आदर्श विलयन में जो PT होगी वो इक्वल होगी PA प्लस PB की। परंतु यदि किसी भी विलयन के घटक कणों के मध्य अट्रैक्शन जो होता है विलय और विलायक के अट्रैक्शन से कम होता है तो इसका मतलब है कि उसकी वाष्पें ज़्यादा बनती हैं, और जब वाष्पें ज़्यादा बनती हैं तो प्रयोगों के द्वारा उसका जो मान होता है वो एक सीधी रेखा में प्राप्त न होकर के एक उभार के रूप में हमें दिखाई देता है। अर्थात इसका जो मान होता है वो ज़्यादा होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि PM मिक्सचर का जो PM होता है या जिसे हम PT भी कह सकते हैं। तो ये जो होगा वो
उसके वास्तविक विलयन के वास्तविक बाज़दाब से कुछ ज़्यादा आता है। इसी को हम राउल्ट्स के नियम का धनात्मक विचलन कहते हैं। यदि अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, जैसे सपोज कीजिए एथेनॉल में C2H5O, एथेनॉल का सूत्र सब जानते हैं, C2H5O। तो एथेनॉल के जो अणु होते हैं ये, तो एथेनॉल के अणुओं के मध्य में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अर्थात अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। और जब हम इसमें एथेनॉल में जब हम साइक्लोहेक्सेन मिला लेते हैं, अर्थात इनके अणुओं के बीच में यदि साइक्लोहेक्सेन के अणु मिला दें, तो इसके अणुओं के बीच में जब साइक्लोहेक्सेन मिला देते हैं तो इनके अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो समाप्त हो जाती है। अर्थात ये हो गया एथेनॉल, और ये है साइक्लोहेक्सेनॉल। तो अभी हमने देखा कि एथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके मध्य में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित थे, परंतु जब उसमें साइक्लोहेक्सेन मिलाया गया तो साइक्लोहेक्सेन के मिलाते ही उनके अणुओं के मध्य साइक्लोहेक्सेन के जो अणु होते हैं वो एथिल अल्कोहल के अणुओं के बीच में एडजस्ट हो गए, और जिसकी वजह से अंतराणुक हाइड्रोजन बंध जो होते हैं वो टूट गए। और जब अंतराणुक हाइड्रोजन बंध टूट गए तो डेल्टा H मिक्सिंग जो होती है वो पॉजिटिव हो गई, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो जीरो नहीं होगी बल्कि पॉजिटिव होगी। तो इसे हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखा। इसी प्रकार से अब हम एक निगेटिव डेविएशन पे एग्जाम्पल और दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। निगेटिव डेविएशन में क्या होता है? अब निगेटिव डेविएशन में कि जैसे एसीटोन है, एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। अब इसमें मिला दिया हमने क्लोरोफॉर्म। तो जो एसीटोन के जो अणु हैं, ये एसीटोन के अणु हैं। जब एसीटोन के अणुओं में हमने क्लोरोफॉर्म मिला दिया, अर्थात इसे सॉल्यूट ये से सॉल्वेंट, इन दोनों को मिला करके जब सॉल्यूशन तैयार किया तो इसमें एसीटोन के अणु और क्लोरोफॉर्म के अणुओं के बीच में अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध बन जाते हैं, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। और अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध बनने की वजह से जब बॉन्ड बनते हैं तो हम जानते हैं कि डेल्टा H मिक्सिंग यानी अर्थात जो एंथैल्पी का जो चेंज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इससे क्योंकि जब भी कोई भी नया बॉन्ड बनता है तो उसमें ऊर्जा निकलती है, और जब उसमें ऊर्जा निकल रही है तो उसे हम कह रहे हैं डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो निगेटिव होगी। यानी कि जैसे अभी हमने देखा कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग जो थी वो जीरो थी, डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू क्या थी? जीरो थी, परंतु इसके लिए डेल्टा H मिक्सिंग क्या हो गई? निगेटिव हो गई। तो अब हमने ये देखा कि इसके क्लोरोफॉर्म के और एसीटोन के अणुओं के बीच, अर्थात विलयन के अणुओं के बीच जो अट्रैक्शन है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया, क्योंकि पहले जो था ना तो एसीटोन के अणुओं के बीच में अट्रैक्शन, ना तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पा रही थी, ना क्लोरोफॉर्म के बन पा रही थी। मगर जब हमने एसीटोन में क्लोरोफॉर्म को ऐड करा तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, जिसकी वजह से डेल्टा H मिक्सिंग जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। और नेगेटिव जब हो जाती है तो जो मिक्सिंग का जो प्रेशर होता है, यानी कि जो बाज़दाब होता है, कहना चाहिए जो टोटल बाज़दाब है वो राउल्ट के नियम के अनुसार एक सीधी रेखा न होकर के उसके नीचे की तरफ को शो करते हैं, जिसे हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने
आज हमने ये देखा कि आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखा कि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो राउल्ट्स के नियम का पूर्ण पालन करते हैं। उसमें एग्जाम्पल होते हैं बहुत सारे, जैसे बेंजीन होती है, जैसे टाउलिन होती है, जैसे मेथेनॉल है, एथेनॉल है, ब्रोमोफॉर्म यानी कि जैसे क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमफॉर्म है, और ये एग्जाम्पल जो होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन के हैं। और इसके अलावा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने कंडीशन बताई कि कौन कौन से जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अब हम लास्ट एक बिंदु और है, तो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्टॉफ फैक्टर। बॉन्टॉफ फैक्टर अभी हमने पीछे इससे पहले बॉन्टॉफ के रूल, परासरण दाब पर आधारित बॉन्टॉफ ने रूल दिए थे। बॉन्टॉफ, बॉयल-बॉन्टॉफ रूल अभी हमने पीछे पढ़ा है, चार्ल्स बॉन्टॉफ रूल, बॉन्टॉफ समीकरण। तो बच्चों मेन चीज़ जो इसमें है वो है अणु संख्य गुण, जिसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कि विलयन के जो अणु संख्य गुण हैं वो कौन कौन से हैं। अणु संख्य गुण में हमारे पास परासरण दाब आता है, हमारे पास बाज़ दाब का अपेक्षित अवनमन आता है, हमारे पास क्वथनांक का उन्नयन आता है और हिमांक का अवनमन आता है। तो किसी भी पदार्थ के जो अणु संख्य गुण हैं, अगर दो तरीके से अणु संख्य गुण हम निकाल सकते हैं, एक तो प्रयोग के आधार पर निकाल सकते हैं और एक हम गणना करके निकाल सकते हैं। तो बॉन्टॉफ गुणांक जो होता है, जो बॉन्टॉफ गुणांक होता है वो अणु संख्य गुण के प्रेक्षित मान मीन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उन दोनों का अनुपात होता है। जैसे ये होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने देखा कि जो बॉन्टॉफ है, यानी जो बॉन्टॉफ फैक्टर होता है जिसे हम आई से डिनोटेट करते हैं, तो किसी भी अणु संख्य गुण के ऑब्जर्व्ड वैल्यू अर्थात प्रेक्षित मान और परिकलित मान के अनुपात को हम बॉन्टॉफ गुणांक कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे पाई से डिनोटेट करते हैं, हमने पढ़ा है पाई इजिकल टू होता है CST। यदि कोई भी सॉल्यूट विलयन में जाकर के दो कंडीशन होती है, या तो वो डिसोसिएट हो जाता है, या एसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? वियोजित हो जाता है, वियोजित, या हम कह सकते हैं आयनित हो जाता है, और संगुणित हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम आई, बॉन्टॉफ फैक्टर आई से मल्टीप्लाई करके ही प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। तो किसी भी कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज को अगर कोई सॉल्यूशन या कोई सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट हमारा वियोजित हो रहा है या आयनित हो रहा है, या सॉल्यूट जो होता है वो विलायक में जाकर के या विलयन बनाते समय संगुणित हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, तो वहाँ पर उन सब फार्मूलों को हम आई से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। जैसे सपोज कीजिए कोई सॉल्यूट है NaCl या KCl। यदि कोई सॉल्यूट डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट हो जाता है,
तो डिसोसिएट मतलब जैसे NaCl, डिसोसिएशन के फलस्वरूप इससे Na प्लस और Cl माइनस, जैसे KCl इससे बनेगा K प्लस Cl माइनस। कि वियोजन से पहले तो कणों की संख्या 1 है, मगर वियोजन के बाद जो आयनों की संख्या है वो 2 हो गई। या जैसे हम कहते हैं CaCl2, अगर हम CaCl2 को डिसोसिएट करें तो Ca प्लस 2 और 2Cl माइनस, Ca प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, यानी कि वियोजन से पहले तो कणों की संख्या 1 है, मगर वियोजन के बाद कणों की संख्या जो है वो 3 हो गई, क्योंकि एक कैल्शियम आयन हो गया, एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, तो 1 और 2 3 हो गए। इसी प्रकार से बेरियम क्लोराइड भी है, Ba प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। तो वियोजन से पहले कणों की संख्या 1 है, परंतु वियोजन के बाद कणों की संख्या 3 हो गई। तो ऐसी कंडीशन के लिए वियोजन अगर हमें दे रखा हो तो हमें क्या करना होगा, हमें इस सूत्र में जो I हमारा होता है उसमें और वियोजन की मात्रा में एक संबंध बताना पड़ेगा। I यानी अल्फा इजिकल टू होता है I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। I जो अल्फा है वो हमारी कहलाती है वियोजन की मात्रा, जिसे हम आयनन की मात्रा भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसे आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा I बॉन्ड ऑफ फैक्टर और N इजिकल टू होते हैं डिसोसिएटेड पार्टिकल्स। मतलब वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या कितने अणु वियोजित हुए, सपोज कीजिए पहले तो 1 था, बाद में हो गए 2 अणु हो गए, 1 था बाद में 2 हो गए, यहाँ पर पहले 1 था बाद में 3 हो गए, 1 था बाद में जाके 3 हो गए। तो अगर कोई भी क्वेश्चन यदि बॉन्ड ऑफ फैक्टर दे रखा है या हमारे पास कोई भी ऐसा सॉल्यूट दे रखा है जो वियोजित हो जाए या संगुणित हो जाए, तो उसमें हमें अल्फा यानी वियोजन की मात्रा और I बॉन्ड ऑफ फैक्टर में पहले रिलेशन देखना होगा कि वो कितने % वियोजन हो रहा है। इसी प्रकार से यदि कोई भी सॉल्यूट एसोसिएट हो जाता है, मतलब संगुणित हो जाता है, तो अगर संगुणित हो जाता है तो उसमें क्या करेक्शन करना होगा, पहले हमें उसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फार्मूला हम सब जानते हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड जिसे साधारण भाषा में हम सिरका भी कहते हैं, परंतु ये एसिटिक एसिड को यदि हम बेंजीन में घोल दें तो बेंजीन में डालने के बाद इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के 1 मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर देते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के 1 मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, अर्थात वियोजन से पहले या संगुणन से पहले, संगुणन देखिए, संगुणन यानी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 मॉलिक्यूल्स आ गया। तो संगुणित होने से पहले कणों की संख्या 2 है और संगुणन के बाद कणों की संख्या 1 है। अर्थात जब ऐसी कंडीशन कहीं आए तो इसे हम कहते हैं एसोसिएशन, इसको हम कहते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में क्या होता है, संगुणन में क्या होता है, जो कणों की संख्या होती है वो कम हो जाती है, और जब कणों की संख्या कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में संगुणित कणों की संख्या और बॉन्ड ऑफ फैक्टर में जो रिलेशन आता है वो अल्फा इजिकल टू I माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन N माइनस 1 आता है। तो अगर ये फार्मूला उन सूत्रों के लिए हैं, उन सवालों के लिए हैं जिनमें हमें संगुणन की बात कहेंगे, जैसे हमारे पास बेंजोइक एसिड का फार्मूला CH5COOH होता है, परंतु जब इसे हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के 1 मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर लेते हैं। तो अब हमने ये देखा कि संगुणित यानी संगुणन की मात्रा और बॉन्ड ऑफ गुणांक में जो रिलेशन है,
इनको हम अगर इन फार्मूलों को हम चाहें तो डेरिवेशन भी कर सकते हैं, मगर इंटरमीडिएट में डेरिवेशन का इतना महत्व नहीं है, तो इससे सीधे सीधे जो हैं इनको हल कर लेते हैं। तो आज बच्चों हमने आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, बॉन्ड फैक्टर के ऊपर डिस्कस करी है। और इस वीडियो को आप, क्योंकि एक बार में ये वीडियो आप लोगों के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कठिन सा टॉपिक है, भाषा को उलझाने का टॉपिक है, जिसे 1-2 बार देखेंगे तो आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में ज़रूर आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।